नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कार्ल रिटर के बारे में। हम्बोल्ट की भांति जो रिटर थे, रिटर ने भी ग्रीक, रोमन, अरब तथा पूर्व जर्मन भूगोल के बिखरे असममित विकास को भूगोल का विज्ञान बताया। दोनों ने हम्बोल्ट और कार्ल रिटर ने इस कार्य में परस्पर सहयोग एवं प्रोत्साहित किया। रिटर भी हम्बोल्ट के साथ वर्तमान वैज्ञानिक भूगोल के संस्थापक रहे हैं। He also known as one of the founders of modern geographical thought. वैज्ञानिक भूगोल के संस्थापक थे। रिटर बर्लिन विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर थे और उन्होंने अपने अध्यापन द्वारा अपनी ग्रंथमाला अर्थकुंडे, उनकी जो बुक थी अर्थकुंडे के प्रकाशन द्वारा भौगोलिक अध्ययन को इतनी ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया कि उनको संपूर्ण संसार के विद्वानों का ध्यान भूगोल की आकर्षित हो गया। जो अर्थकुंडे आई तो अर्थकुंडे ने उस समय के जो भी विद्वान थे उनका ध्यान इसकी ओर, भूगोल की ओर उन्होंने आकर्षित किया। रिटर भूगोलवेत्ता बनने के लिए ही प्रशिक्षित हुए थे। इन्होंने 17 वर्ष की आयु में रिटर ने हैले विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां उनकी शिक्षा गणित, दर्शन शास्त्र, इतिहास और प्राकृतिक विज्ञान में हुई थी। उनकी चिंतन पर रूसो, कांट, फोस्टर और हम्बोल्ट का प्रभाव पड़ा। 1820 में वे नए स्थापित बर्लिन विश्वविद्यालय में भूगोल के सर्वप्रथम प्रोफेसर नियुक्त हुए, जहां पर जीवन भर उन्होंने अध्यापन कराया। रिटर भूगोल के महान विद्वान थे। उनका लेखन बहुत स्पष्ट था। रिटर की अवधारणा पर हम्बोल्ट का प्रभाव पड़ा था और इस बात को रिटर ने भी स्वीकार किया था। लेकिन रिटर के विचारों का जो विचार थे वो हम्बोल्ट से अलग थे। जो उनकी भूगोल थी, भूगोल जो अर्थकुंड की अवधारणा थी, और अर्थकुंडे के बारे में क्या कहते थे, भूगोल संपूर्ण पृथ्वी की जीवंत तस्वीर बनाता है तथा वह संपूर्ण कोऑर्डिनेटिव होल होना चाहिए, विखंडित नहीं। जो भूगोल है वो आपका एक होल होना चाहिए, एक आपका संपूर्ण होना चाहिए, टुकड़ों में बटा हुआ नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि पृथ्वी, भूगोल तथा उनके निवासियों इतिहास में अभिन्न संबंध है। मुख्यतः मानव उपलब्धियां इतिहास पृथ्वी भूगोल से प्रभावित पाई जाती है तथा पृथ्वी पर भी इतिहास की छाप मिलती है। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। रिटर की भूगोल की अवधारणा अन्य भूगोलवेत्ताओं से इन अर्थों में भिन्न थी कि उन्होंने बताया कि भूगोल को पृथ्वी के वर्णन से कुछ अधिक करना चाहिए। भूगोल का उद्देश्य मानव को उसके क्रियाकल्पों के दृष्टि से परिचित कराना है और ये परिचय मात्र वर्णन के लिए नहीं वरन मानव से संबंध स्थापित करना चाहिए। अर्थकुंडे वैज्ञानिक भूगोल को पृथ्वी का सर्वाधिक पूर्ण एवं व्यापक प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए और ये जो है यूनिफाइड होल होना चाहिए, मानव तथा सृष्टिकर्ता क्रिएटर के अंतर संबंधों के रूप में होना चाहिए। इन्होंने शुद्ध भूगोल के स्थान पर अंतर संबंध का भूगोल बताया। रिटर ने गेटर तथा होमवेयर के शुद्ध भूगोल की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया। उनके विचार जूनों से मिलते जुलते थे, जो किसी क्षेत्र की भूरचना, जलवायु, पौधे, जंतुओं और मनुष्यों में अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप मानते थे। रिटर के विचार जूनों से भी अधिक विस्तृत और तर्कसंगत थे। उनकी मान्यता थी कि क्षेत्र की स्थिति, वहां की पोजीशन, भौतिक लक्षण, फिजिकल फीचर्स, जलवायु, क्लाइमेट और प्राकृतिक संसाधनों के सह संबंध द्वारा ही उस क्षेत्र के भौगोलिक व्यक्तित्व को समझा जा सकता है, कि उनके बीच में जो कोर रिलेशनशिप है, जो इनहेरिट रिलेशनशिप है, उसको समझ के ही उसको हमें समझना चाहिए। रिटर ने क्षेत्रीय संबंध, रिलेशनशिप इन स्पेस के सिद्धांत को संगठित किया। उनका मत था कि पृथ्वी और उनके निवासियों में सबसे अधिक घनिष्ठ पारस्परिक संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होती है और दोनों में से किसी एक को भी उसके एक दूसरे के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वो भी हम्बोल्ट के समान
प्रकृति की एकता को मानते थे, यूनिटी ऑफ नेचर को मानते थे। और उन्होंने इवॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भूगोल की मानव केंद्रित अवधारणा, तो उनका जो कॉन्सेप्ट था वो भी क्या करता था, एंथ्रोपोजेनिक था, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ ज्योग्राफी था। भूगोल को मानव केंद्रित अवधारणा। रिटर ने पहली बार भूगोल में मानव केंद्रित विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। उनके लिए भूगोल में पृथ्वी का वर्णन मानव घटनाओं अथवा इतिहास के आधारभूत कारणों को ज्ञात करने के लिए नहीं कहना चाहिए। भूगोल पृथ्वी के रीजन्स में विभाजित करने तथा उन प्रदेशों का वर्णन मात्र नहीं है। वर्णन पृथ्वी को, मतलब जो भूगोल अभी तक अपन डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे थे कि कैसा वहां पे प्रदेश है उसके डिस्क्रिप्शन बताया, उससे हटके इन्होंने कहा कि उन प्रदेशों का वर्णन मात्र नहीं, वर्णन पृथ्वी, मनुष्य को पृथ्वी से संबंध स्थापित करना है कि मेन एंड रिलेशनशिप के, मेन एंड नेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसके ऊपर उन्होंने कहा। क्योंकि मानव घटनाएं एक क्रियाकल्प परिवर्तनशील है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज है वो डायनेमिक है, चेंजिंग है, इसलिए प्रकृति अथवा भूगोल को मानव से संबंधित कर रिटर ने भूगोल को ज्ञानात्मक तत्व जोड़ दिया, डायनेमिक बताया। इस प्रकार रिटर का भूगोल मानव केंद्रित था, जो पृथ्वी की सतह, अर्थ सरफेस का अध्ययन मानव केंद्रित दृष्टिकोण से करता है। वे प्रकृति, भूगोल तथा मानव को संबंधित बताता है। पृथ्वी एक संपूर्ण इकाई है, ये भी इन्होंने कहा कि उन्होंने संपूर्ण इकाई की अवधारणा कहते हैं, जिसे रिटर ने जर्मन शब्द गेनशिट द्वारा व्यक्त किया। हम्बोल्ट द्वारा पृथ्वी की एकता, संपूर्णता की अवधारणा का प्रतिपादित किया गया, जिसे रिटर ने भी सत्य पाया। रिटर के लिए संपूर्ण केवल अंशों का योग मात्र नहीं होता, वरन उसकी व्यवस्थित संबंधता होती है जो संपूर्ण को जीवंत रूप देता है। इस जैव संपूर्णता ऑर्गेनिक होल द्वारा समझा जा सकता है। इसी से विभिन्न स्तरों पर संपूर्ण के अंग अर्थात प्रदेशों की व्यक्तिगत पहचान होती है। इसकी पहचान कर स्थलों के विभाग एवं उपविभाग कर उसका संपूर्ण रूप में वर्णन किया जाता है, जो सभी तत्वों में अंतर संबंध ज्ञात किया जाता है। रिटर ने पृथ्वी के प्रदेशों, रीजन्स का अलग अलग पूर्ण और संपुष्ट पृथ्वी को भी पूर्ण रूप देखा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनका जो कॉन्सेप्ट था, उनके कॉन्सेप्ट के अनुसार भूगोल में पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्र का प्रादेशिक व्यक्तित्व पहचानते हुए उन सभी क्षेत्रों को मिलाकर संपुष्ट पृथ्वी का व्यक्तिगत पूर्ण इंडिविजुअल होल के रूप में वर्णन किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रदेश का पूरा वर्णन किया जाता है। उसके बाद उन्होंने सभी उप प्रदेशों तथा प्रदेशों को पूर्ण एकीकृत करके अफ्रीका के संपूर्ण महाद्वीप को एक व्यक्तिगत पूर्ण के रूप में भी वर्णन किया। रिटर ने अपने उद्देश्य की व्याख्या करते हुए बताया कि उनका संपूर्ण उद्देश्य समस्त स्थल, होल लैंड का सजीव चित्रण प्रस्तुत करना है। इस कार्य के लिए स्थल के प्राकृतिक और कृषि उत्पादनों, प्राकृतिक और मानवीय लक्षणों को अलग अलग तथा संबंधपूर्ण के रूप में इस पर प्रस्तुत किया जाए कि मानव और प्रकृति के विषय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। उनकी जो अप्रोच थी, वो अप्रोच उनके ईश्वर उद्देश्यवादी विचारधारा थी। टेलोलॉजिकल उनकी अप्रोच थी, ईश्वर उद्देश्यवादी विचारधारा। रिटर ये मानते थे कि पृथ्वी की रचना ईश्वर ने उद्देश्य पूर्वक की है। उनके अनुसार वो पृथ्वी मानव की प्रशिक्षण भूमि या पालन पोषण भूमि है। इस पर विभिन्न महाद्वीपों की संरचना, उनका उच्चावच और धरातल केवल अस्माकति नहीं हुआ, परंतु कुछ नियमों के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। वस्तुतः ईश्वर के द्वारा प्रत्येक महाद्वीपीय क्षेत्र की आकृति तथा स्थिति प्रदान की गई है, जो उसके ऊपर निवास करने वाले मानव जाति के विकास में अपनी निश्चित भूमिका अदा कर सके। अर्थात ईश्वर का उद्देश्य था कि विभिन्न मानव वर्गों को विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पर्यावरण प्रदान किए जाए और पर्यावरण के द्वारा उनके सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक उन्नति का स्वरूप निश्चित किया जाए। रिटर की ये ईश्वर उद्देश्यवादी अवधारणा हम्बोल्ट के प्रकृति की यांत्रिक अथवा कारण प्रभाव दृष्टिकोण से विपरीत थी। पृथ्वी की सतह प्रति का मानव इतिहास पर प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ नेचर ऑन हिस्ट्री। रिटर पृथ्वी को मानव की पितृभूमि, फादरलैंड मानते थे तथा उनका मानव समुदाय के शरीर एवं मन पर विविध प्रकार के प्रभावों को मानते थे। उनका विचार था कि ऐतिहासिक विविधता, भौगोलिक विविधताएं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का परिणाम है। ऐतिहासिक विविधता का तात्पर्य
पृथ्वी की सतह पर विविध मानव समुदाय का कालक्रम में विविधात्मक स्वरूप ग्रहण करना है। प्राकृतिक प्रदेश लॉर्ड कुंडे की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडर कुंडे। भौगोलिक अध्ययन में रिटर ने क्रमबद्ध प्रणाली को न लेकर प्रादेशिक प्रणाली को अपनाया था। रीजनल ज्योग्राफर थे वो। रीजनल एंड डिटेक्टिव अप्रोच उनकी रही थी। उन्होंने पृथ्वी तल को प्रदेशों में विभक्त करके उनका वर्णन किया, परंतु पृथ्वी तल के प्रादेशिक अध्ययन के लिए उन्होंने राजनीतिक भावों के स्थान पर प्राकृतिक प्रदेशों को आधार बनाया। पॉलिटिकल रीजन न लेकर उन्होंने नेचुरल रीजन लिए। प्रादेशिक अध्ययन के लिए रिटर ने लैंडर कुंडे शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक प्रदेश। उनकी जो अप्रोच थी वो अनुभविक विधि थी, इंपेरिकल मेथड था कि रिटर भूगोल को एक अनुभविक विज्ञान अर्थ इंपेरिकल साइंस मानते थे। इसके लिए उन्होंने भौगोलिक अध्ययन के लिए अनुभविक विधि का प्रयोग किया। उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन थी उसको अच्छे से देखा, उनके प्रश्न को एकत्र किया और सत्य का निश्चित करना, इस विधि को अपनाया। रिटर का विश्वास था कि पृथ्वी के नियमों की जानकारी के लिए हमें पृथ्वी से ही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए पर्यवेक्षण से दूसरे पर्यवेक्षण, न केवल परिकल्पना से पर्यवेक्षण, इस विधि से पृथ्वी को जानना। तो इनका जो विचार थे वो थे ये इंपेरिकल मेथड के ऊपर बिलीव करते थे। दूसरा ये था उनकी व्यापक विशाल विष्णु स्रोतों का प्रयोग। इन्होंने अधिकांश कार्य विशाल स्रोत समिति, जो उस वक्त की जो मटेरियल था ज्ञान के बारे में, उन सबको उन्होंने व्यवस्थित किया। अनुभविक जानकारी थी जिनको अर्थपूर्ण ढंग से अर्थकुंडे बनाना एक बड़ी चुनौती थी। वे क्षेत्र में चुनिंदा यात्राएं दूसरों के परीक्षणों को ठीक प्रकार समझने या विरोधाभासी परीक्षणों की दिशा में वास्तविकता को ठीक प्रकार जानने के लिए करता था। उनका अधिकांश जो कार्य था विशाल स्रोत संवादी को व्यवस्थित करना था, इसलिए वो आर्मचेयर भूगोलविद, आर्मचेयर ज्योग्राफर कहलाते थे। उनके और हुम्बोल्ट की यात्राओं में बड़ा अंतर करते थे। उन्होंने हम्बोल्ट की तरह लंबी यात्राएं करना आवश्यक नहीं समझा। व्यावसायिक भूगोलविद्ता के रूप में ये उनकी अलग विधि थी। कोऑर्डिनेशन एंड फॉर्मुलेशन ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। उन्होंने उन सबके बीच में एक बताया कि एक दूसरे से कैसे वो रिलेटेड होते हैं। उनका फिर तुलनात्मक विधि वो करते थे, कंपैरेटिव स्टडी के ऊपर वो बिलीव करते थे। हम्बोल्ट से प्रभावित होकर रिटर ने तत्वों में कारण प्रभाव संबंध खोजने के लिए तुलनात्मक विधि को अपनाया। तुलनात्मक विधि में तत्वों का वर्गीकरण तुलना का आधार तैयार कर देता है तथा तुलना को सरल बनाता है। रिटर ने उच्चावत तथा प्रदेशों के लिए ऐसा वर्गीकरण किया ताकि तुलना की जा सके। वर्गीकरण तुलना के लिए ही किए जाते हैं, जो विविधात्मक को सरल समूह में बदल देता है। उन्होंने अर्थकुंडे का उपशीर्षक जनरल कंपैरेटिव ज्योग्राफी चुना। भौगोलिक वर्गीकरण अधिकांश थे क्षेत्रीय वर्गीकरण अर्थात प्रादेशिकरण होता है। जो भौगोलिक वर्गीकरण जो हमारा जनरली क्या होता है, क्षेत्रीय वर्गीकरण अर्थात प्रादेशिक होता है, जो तुलनात्मक ढंग से सभी प्रदेशों को समझ को स्पष्ट करता है। तुलना के द्वारा ही दो प्रदेश की समानताएं एवं विभिन्नताओं को उसके अंदर स्पष्ट की जा सकती है। तो उनकी जो अप्रोच थी वो अप्रोच उनकी कंपैरेटिव थी, तुलनात्मक विधि में बिलीव करते थे। और फिर उनका विश्लेषण करके संश्लेषण करने एक सामान्यकरण के नियमों की तरफ आते थे। तो उनकी वो तुलना करते थे तथा संश्लेषण से कारण संबंधों की पहचान कर सामान्यकरण करते थे। ये सामान्य निष्कर्ष या नियम विशुद्ध रूप से प्रश्नों पर आधारित होते थे। वो मानचित्र विधि के अंदर बिलीव करते थे, कार्टोग्राफिकल मेथड के अंदर बिलीव करते थे। अर्थकुंडे लिखने से पूर्वी यूरोप का भूगोल लिखने के लिए उनसे मानचित्रों की अनिवार्यता को भलीभांति अनुभव किया। फलस्वरूप उन्होंने यूरोप के 6 मानचित्रों का एक एटलस तैयार किया। अर्थकुंडे में भी उन्होंने प्रदेशों को मानचित्र के द्वारा ही समझाया। थैंक यू।